हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। एनर्जी तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आप सब जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम। और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। We cannot define potential energy. We can find or define change in potential energy. We need a reference datum where potential energy is defined, and with respect to that, potential energy of system in a particular situation can be calculated. तो potential energy आज हम पढ़ने जा रहे हैं। potential energy, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी possessed by a system by virtue of its position और configuration। जैसे स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। अपन चाबी भरते हैं टॉय में तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो रिलीज़ होती है और कुछ वर्क डन होता है। तो दैट वर्क डन इन स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी इन ए सिस्टम कैन बी रिकवर्ड in the form of work done again. Now, change in potential energy can be defined. So, change in potential energy is defined as in a conservative force field. Mind it well, conservative force field. ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है पहले इसकी बात करेंगे अपन। इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड is defined as change in potential energy, U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, is equal to negative of work done by internal conservative forces। इंटरनल का मतलब पहले सिस्टम को डिफाइन करो। सिस्टम जैसे मान लीजिए अर्थ एंड ए पार्टिकल, ये एक सिस्टम है, तो इसके अंदर लग रहा फोर्स, एक दूसरे पे लग रहा फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल पुल। तो ये इंटरनल फोर्स हुआ सिस्टम के लिए। पर सिस्टम में अगर अकेला पार्टिकल कहूँ तो ग्रेविटी जो कि अर्थ ने फोर्स लगाया इस पार्टिकल पर, वो एक्सटर्नल फोर्स काउंट होगा इस पार्टिकल अकेले के लिए। तो पहले सिस्टम को डिफाइन करो, उस सिस्टम के अंदर ही कोई एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो तो वो इंटरनल फोर्स है, और कोई बाहरी एजेंट फोर्स लगा रहा है उस सिस्टम पर तो वो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम हो जाएगा। तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स होना जरूरी, तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिकवर्ड बैक, इट इज़ नॉट लॉस्ट, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। ऐसा समझिए, जैसे कि हमने पत्थर को ज़मीन से उठाया, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका जो वर्क डन है उसके अगेंस्ट हमने कुछ वर्क डन किया। That work done by me in lifting a mass m to a height h above ground is stored in this system as potential energy mgh. When I release it, the same work done can be recovered in the form of kinetic energy gained by the particle, isn't it? तो potential energy define करने के लिए हमको कहीं एक लोकेशन पर potential energy पता होना चाहिए, तब हम किसी दूसरी लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स अपन ने ऐसे निकाला। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगर मान लो हम डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट ए और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ऐसी लिमिट बनेगी। तो ये बनेगी यू बी माइनस यू ए। तो अगर आपको यू ए पता है
तभी आप यू बी निकाल पाओगे कि यू बी इज इक्वल टू यू ए प्लस जो भी आपका ये वर्क डन आ रहा है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का, इसको आप नेगेटिव साइन के साथ इसमें ऐड करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी डिफाइन हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी एक लोकेशन पर पता होना चाहिए, तब दूसरी लोकेशन पर हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहा है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में जंप लगाता है, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हम बोलते हैं जितना एनर्जी लेवल डिफरेंस है उतना। तो इन सब n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 लेवल्स पर एनर्जी डिफाइंड है। उसका रेफरेंस डेटम क्या लिया हमने कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अगर इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। r टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर, डिस्टेंस r टेंडिंग इन्फाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। देयरफॉर एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो भी आपका रेडियस हो ऑर्बिट का, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा दिया, n इक्वल टू 2 पर आ गए तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने उस रेफरेंस डेटम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करी हुई है अलग अलग जगह पर कि इन्फाइनाइट पर जीरो है तो n इक्वल टू 1 पर कितनी होगी, n इक्वल टू 2 पर कितनी होगी, जो भी रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तब दूसरी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है, वरना फार्मूले से तो हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ हल्का सा, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी समझ में आए आपको चीज़ क्या है, और उसके बाद पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर वापस से हम पोटेंशियल एनर्जी पर लौटेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अर्थ मास सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ये अर्थ है और एक पार्टिकल है यहाँ मास m का, इसको ग्राउंड पर अर्थ सरफेस पर पोजीशन A मैंने कहा, और यहाँ कहा कि इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो मान रहे हैं। अब इसको स्मॉल हाइट h लिफ्ट किया तो ये यहाँ आ गया। यहाँ इस पोजीशन को हमने कहा ये पोजीशन B है, बताओ साहब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ UB कितना होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज UB माइनस UA नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि यहाँ पर क्या है ग्रेविटी। अब वो कंजर्वेटिव क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका वर्क डन जो होता है वो रिकवरेबल होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राउंड द ट्रिप वर्क डन बाय इट इज़ जीरो। ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन को ये फुलफिल करता है, जिसके अपन अभी चर्चा करेंगे। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, तो इंटरनल फोर्स कौन सा, तो सिस्टम कौन सा, सिस्टम है अर्थ प्लस मास सिस्टम, अर्थ प्लस पार्टिकल सिस्टम। तो इन दोनों को मिला के सिस्टम डिफाइन हो रहा है, और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं हम लूजली ऐसा कह देते हैं कि ये इस पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी है, पर एक्चुअली ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। A टू B अपन लेकर जा रहे हैं पार्टिकल को, तो फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ mg कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि छोटी सी हाइट ले गए, ज़्यादा g में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फोर्स है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हो जाएगा फोर्स F डॉट एस करेंगे तो ये कॉस पाई आएगा, तो ये वर्क डन आया माइनस mgh। ठीक है, इसका नेगेटिव करोगे तब ये इक्वेशन में UB निकालने का काम हो पाएगा। UA कितना है, तो UA हमें पता है तो इसको हमने यहाँ रखा 0, तो ये आया mgh। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप 100 जूल मान लेते तो फिर यहाँ 100 रखते तो ये 100 प्लस mgh हो जाता। मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना हो रहा है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं mgh। अब यहाँ कितनी है उसमें mgh ऐड कर दो तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वी कैन कैलकुलेट, and if potential energy at a location is known, potential energy at other location can be determined. Clear?
ऐसे ही कहते हैं कि साहब अगर एक स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसको अपन नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच x तक एक्सटेंड करें तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ½ kx²। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब वो नेचुरल लेंथ में थी तब उसके पास में कोई एनर्जी नहीं थी टू डू सम वर्क, वो अपने पड़े हुई थी, कोई एनर्जी उसके पास नहीं थी। तो वहाँ उस कंडीशन में जब वो नेचुरल लेंथ में है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 माना, तो x स्ट्रेच पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² होगी। कैसे, देखिए यहाँ हैंडल है, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ कहीं बीच में देखिए जब इसमें एक्सटेंशन कुछ होगा, कितना, मान लीजिए कि x, तब स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना, kx। डायरेक्शन वापस से नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी ये, तो इस पोजीशन A से इस पोजीशन B तक ये स्ट्रेच है, मान लीजिए x0। वर्क डन बाय स्प्रिंग इन स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम A to B, इंटीग्रल dw बाय स्प्रिंग फ्रॉम A to B, इंटीग्रल FSP डॉट ds या dx फ्रॉम A to B इज इक्वल टू FSP का मैग्नीट्यूड, यहाँ छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx की बात कर रहे हैं अपन, इस दौरान जो वर्क डन हुआ ना, छोटा सा वर्क डन स्प्रिंग का, उसको इंटीग्रेट करेंगे A से B तक। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना था, स्प्रिंग फोर्स kx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड कितना dx, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है पाई, फ्रॉम A, मतलब x की लिमिट रखेंगे अब, x इक्वल टू 0, x क्या है स्ट्रेच, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x0। तो ये कितना आएगा, कॉस पाई मतलब माइनस, तो माइनस k बाहर हो गया, और x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x0² 2। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग आया A to B। अब अगर मैं कहूँ कि डेल्टा U का मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये सिस्टम कौन सा है, स्प्रिंग ब्लॉक जो भी है ये हैंडल सिस्टम, इसको आपने, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसको कैलकुलेट करना है। तो A to B की बात करें तो ये UB माइनस UA इज इक्वल टू प्लस के x0² 2 ऐसा हो जाएगा। अब UA हमने अगर कंसिडर किया कि 0 है, जब भी नेचुरल लेंथ में है तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 0 है, ऐसा हमने एज्यूम किया, तो अब UB इज इक्वल टू kx0² 2 ऐसा आया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया कि भाई किसी स्प्रिंग में अगर स्ट्रेच x0 है या उसमें कॉम्प्रेशन x0 है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ½ kx0² होगी। ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसको डिफाइन कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, तो देखिए ए फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव इफ, 4 डेफिनेशन है इसकी, चारों पे काम करके देखना पड़ेगा। इफ नंबर 1, वर्क डन बाय इट is independent of path taken। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है इफ वर्क डन बाय इट राउंड ए ट्रिप, मतलब जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार का हुआ, तो वर्क डन बाय इट कितना होना चाहिए 0। इसलिए फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि आप एक बॉक्स को ऐसे सरकाते हुए ले गए, स्लाइड करते हुए और वापस वहीं उसी लोकेशन पर आ गए, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन 0 नहीं होगा।
पूरा नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तीसरी डेफिनेशन है, तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो इसका मतलब वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स जरूर होगा। तो इफ देयर एग्जिस्ट्स ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन U such that the force in question is F is equal to minus grade U। मतलब ग्रेड क्या होता है, ये डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये एक वेक्टर है। वेक्टर है मतलब ये डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, ऐसा डेल डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, ऐसा, और इनटू यू। एक वेक्टर का एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है। पोटेंशियल एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है, जूल। डायमेंशनल फार्मूला ml/T-2, वो सब मालूम है आपको। तो फोर्स कैसा होना चाहिए, फोर्स इस तरीके से निकाला जा सकता हो, किस तरह से, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। देन दिस फोर्स विल बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर मान लो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा के टर्म्स में, तो हम ऐसा लिखेंगे कि इफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ r बाय दिस एक्सप्रेशन माइनस du बाई डी आर इंटू आर कैप। अगर इस तरीके से आप फोर्स को निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा, ये फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा। ये 3 डेफिनेशन है, मैं सब में एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको। चौथी डेफिनेशन और समझ लो, फिर सबके ऊपर अपन काम करना शुरू करते हैं। चौथी डेफिनेशन सबसे टफ दिखती है, लेकिन सबसे आसान होती है यूज़ करने में। वही मेथड अपन बार बार यूज़ करेंगे। तो चौथी मेथड देखिए क्या है। चौथी डेफिनेशन है, इफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज नल वेक्टर, मतलब डेल क्रॉस एफ, दोनों वेक्टर हैं तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकाला अपन ने, और ये वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है, और ये मान लीजिए नल वेक्टर है। तो ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं अपन आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई, पहला वाला वेक्टर डेल डेल जेड, फिर दूसरा वाला वेक्टर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, और ये क्या आ जाए, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसा आ जाए। तो ये फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब आप इसको जब ओपन करके लिखेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड आई कैप। फिर यहाँ से माइनस जे कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, डेल एफ जेड डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स डेल जेड जे कैप, प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। ये क्या हो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो देखिए, एक
इसमें खूबी क्या है कि ये z का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, तो ये y कंपोनेंट का z के रिस्पेक्ट में है, z x का जोड़ा यहाँ पर है, y x का जोड़ा यहाँ पर है, ठीक है। अब i कैप का भी कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, j कैप का भी कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, k कैप का भी कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, तीनों जीरो होना चाहिए, तभी तो जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप प्लस जीरो k कैप लिख पाएंगे इस चीज़ को अपन। मतलब क्या कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी फोर्स F को हम कंजर्वेटिव कहेंगे। मतलब ये जोड़े बना लो, x को अपन ने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और y वाले कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, x वाले को अपन ने z के रिस्पेक्ट में किया और z वाले को अपन ने x के रिस्पेक्ट में किया और y वाले को z के रिस्पेक्ट में किया, z को y के रिस्पेक्ट में किया। ये ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, देन ओनली फोर्स F विल बी कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और ये सबसे आसान डेफिनेशन बनती है। क्या करना होगा कि आपको फोर्स दिया होगा इतना आई कैप प्लस इतने जे कैप प्लस इतने के कैप न्यूटन, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स का y के रिस्पेक्ट में और y कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट में, और ये इक्वल आना चाहिए। देखो मैं करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल, इसको मिटाऊँ। जिन बच्चों को पार्शियल डिफरेंशिएशन करते नहीं आता है उनको मैं समझा देता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जैसे हम ये पाते हैं कि कोई क्वांटिटी x, y और z तीन अलग अलग वेरिएबल पर डिपेंड करती है, तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x देखना चाहता हूँ। सिर्फ मैं x में चेंज करूँगा तो मैं उस क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ उसका रेट ऑफ चेंज देखना चाहता हूँ। मतलब आई विल बी ट्रीटिंग y एंड z कॉन्स्टेंट। तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करना, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो बाकी के दो वेरिएबल x और z को कांस्टेंट ट्रीट करना। इस तरीके से अगर आप ऑपरेट करेंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे एग्ज़ाम में जो नंबर आने वाले हैं वो कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे पहला कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ, दूसरा कि मैं किस स्कूल में या कोचिंग क्लास में पढ़ रहा हूँ, और तीसरा कि मैं किन बुक्स से पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं वही बुक्स फॉलो करूँ, उसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मेरे घंटे पढ़ाने का मैं बढ़ा दूँ, पहले 5 घंटे पढ़ता था तो अब 6 घंटे पढ़ने लगूँ, तो पर आवर अगर मैं अपना स्टडी आवर बढ़ाता हूँ तो मेरे मार्क्स कितने बढ़ेंगे। तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्टडी आवर्स, कीपिंग अदर टू वेरिएबल्स स्कूल एंड बुक्स रिमेनिंग द सेम। समझ रहे हैं बात को। तो जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन है, जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन आप पोटेंशियल एनर्जी मान लो 5xy स्क्वायर z क्यूब, ऐसा कुछ है, कोई फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये u है, बस एक कोई वेरिएबल है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, x, y और z पर। तो जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया। और कौन कौन कांस्टेंट है, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y और z भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, सिर्फ x का x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा 5y स्क्वायर z क्यूब, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। जब मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो कांस्टेंट कौन कौन है, 5x और z क्यूब, ये तो आ जाएंगे डिफरेंशिएशन के बाहर, और अंदर कौन बचेगा, सिर्फ y स्क्वायर। अब y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2y, तो ये हो जाएगा 10xyz क्यूब। y स्क्वायर का 2y हो गया तो 2 यहाँ चला गया और y यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ z के रिस्पेक्ट में तो कौन कौन कांस्टेंट हो जाएगा, 5 तो है ही है, x भी हो जाएगा, y स्क्वायर भी हो जाएगा, बचा कौन, z क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू z। तो z क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3z स्क्वायर, तो 3 यहाँ आया तो ये हो गया 15xy स्क्वायर, और वहाँ से z स्क्वायर, 3z स्क्वायर आएगा डिफरेंशिएशन। इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी कांस्टेंट फोर्स को
हम कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं कांस्टेंट फोर्स को। फोर्स कांस्टेंट का मतलब उसका आई कैप वाला कोफिशिएंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, जे कैप वाला भी, के कैप वाला भी। तो मैंने सबसे पहले मेरा वो एग्जांपल mg वाला वेट, ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो मैंने इस डायरेक्शन में y एक्सिस मान ली, वर्टिकली अपवर्ड। तो फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, माइनस mg जे कैप, ठीक है ना। तो अगर फोर्स माइनस mg जे कैप है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 आई कैप माइनस mg जे कैप प्लस 0 के कैप न्यूटन, ठीक है। अब इसमें fx 0 है, तो जब मैं fx का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही आएगा, और जब मैं fy का x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो चूँकि ये fy कांस्टेंट है माइनस mg, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही आता है, इसलिए ये दोनों पेयर तो बराबर हो गए। अब इसी प्रकार से मैंने x का z के साथ देखा, तो चूँकि fx से 0 तो ये तो 0 ही आना है, और fz का जो कि 0 है x के रिस्पेक्ट में भी 0 आ गया, तो ये पेयर भी बराबर हो गए। इसी प्रकार से y का z के रिस्पेक्ट में देखना है, तो fy क्या है, माइनस mg, जो कि अपने आप में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 ही आएगा, और fz चूँकि अपने आप में 0 है तो उसका y के रिस्पेक्ट में 0 आना ही है। मतलब ये दोनों पेयर इक्वल हैं, ये दोनों पेयर भी इक्वल हैं, और ये दोनों पेयर भी इक्वल हैं। इसलिए हमारी चौथी डेफिनेशन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने यहाँ पर लिया था माइनस mg जे कैप, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लिया मैंने स्प्रिंग फोर्स का, तो जहाँ पर नेचुरल लेंथ पर है ये हैंडल, वहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0 माना। अब स्ट्रेच x है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, इधर मान लो आई कैप डायरेक्शन है, तो जब x होगा प्लस आई कैप में तो फोर्स होगा माइनस आई कैप में, स्प्रिंग कांस्टेंट k, ऐसा लिख सकता हूँ। जब x होगा नेगेटिव में माइनस आई कैप में तो ये फोर्स प्लस आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। x की वैल्यू रखो, प्लस रखोगे तो माइनस में आएगा, माइनस रखोगे तो प्लस में आएगा। अब इसको आगे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 0 जे कैप 0 के कैप, हाँ लिख सकते हो। तो बताओ जब fx का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसमें y तो है ही नहीं, ये तो x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, k तो कांस्टेंट है ही है, तो ये कितना आएगा 0। चाहे आप x का z के रिस्पेक्ट में करो तो z ही वेरिएबल माना जाएगा, k और x दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अच्छा, इसका जो पेयर है fy अपॉन डेल x, तो चूँकि fy 0 है इसलिए 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इसी प्रकार से चूँकि fz 0 है इसलिए उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन भी 0 आएगा। तीसरा, y का z के साथ डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, तो चूँकि एफ वाई 0 है तो z के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन 0, और चूँकि एफ जेड 0 है तो y के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन 0। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, हाँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, हाँ, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, हाँ। इसलिए ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो बाकी की 3 डेफिनेशन का क्या, उनका क्या यूज़ है, तो देखिए मैं ग्रेविटी को लेकर चल रहा हूँ। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हमारी पहली डेफिनेशन क्या कहती थी कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, मीन्स इट इज़ ए पॉइंट फंक्शन लाइक डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ और मैंने ऐसा ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर ऐसा माना, ठीक है ना,
ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा सी। अब एक ब्लॉक लिया जिसका मास है m, उसको मैं ए से अगर सी तक ले जाता हूँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली कितना आएगा? तो फोर्स है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 4 मीटर आएगा। समझ में आ रही है बात? फोर्स तो है डाउनवर्ड, मास इसका m है और डिस्प्लेसमेंट ये है AC वेक्टर, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 4 मीटर आएगा, तो ये हो जाएगा -mg/4। मैंने कहा नहीं साहब, मैं इसको A से B ले गया फिर B से C ले गया, तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? A से B ले गया, B से C ले गया, तो A से B वर्क डन कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और फिर मैं B से C देखूं कि वर्क डन कितना आएगा, तो ये फिर -mg/4 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड 4 मीटर है, अपोजिटली डायरेक्टेड है। तो कितना वर्क डन आया टोटल? -mg/4। तो चाहे आप A से C डायरेक्ट चले जाओ, चाहे A से B जाओ फिर B से C जाओ, इस ब्लॉक को लेकर वर्क डन तो उतना ही आना है। मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पॉइंट फंक्शन है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन कि वर्क डन बाय ए फोर्स राउंड ए ट्रिप इज 0। A से B गए, B से C गए और C से वापस A पर आए, तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी C टू A, ब्लॉक को मैं C से A लेकर आया, C से A लेकर आया, तो नीचे आया, कितना नीचे आया? 4 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? mg/4 पॉजिटिव। तो राउंड ए ट्रिप मतलब मैं A टू B निकालूं, फिर B टू C निकालूं, फिर C टू A निकालूं, तो टोटल वर्क डन कितना आने वाला है? A टू B में तो 0 है, B टू C में -mg/4 है और C टू A में +mg/4 है। जितना ऊपर गए वापस उतना ही नीचे आ गए, वापस वहीं उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गए, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? 0। तो दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन राउंड ए ट्रिप 0 हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरी डेफिनेशन क्या थी? तीसरी डेफिनेशन में था कि देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन सच दैट फोर्स इज -∂u/∂x i कैप -∂u/∂y j कैप। तो देखो यहाँ पे मैं अगर इसको x एक्सिस मान लूँ, इसको y एक्सिस मान लूँ, तो जो ग्रेविटी नाम का फोर्स है, उस फोर्स को मैं -mg/j कैप लिख सकता हूँ, -mg/j कैप लिख सकता हूँ। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड होगी? तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस लेवल पर, तो वर्टिकली ऊपर जाता हूँ मैं, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। mgh अपन ने भी देखा था, mgh पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है mgh मतलब y। तो क्या फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -∂u/∂x i कैप -∂u/∂y j कैप -∂u/∂z k कैप। तो देखो आप जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो 0 ही आना है, क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये mg आएगा, तो ये -mg/j कैप। और जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो ये आएगा -0 k कैप। मतलब फोर्स को हम क्या पाते हैं कि फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिफाइंड इन दैट रीजन। इस फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड था और फोर्स को हम इस प्रकार लिख पाए, इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके फील्ड में ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी गई थी। देयर में भी सेवरल अदर फोर्सेज आल्सो लाइक एयर रेजिस्टेंस वगैरह, ये वो नो, हमें तो मतलब है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से हमने कैलकुलेट किया। तो ये फोर्स
चूँकि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से कैलकुलेट हुआ है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो इस प्रकार से ये 3 डेफिनेशन से मैंने और आपको प्रूव करके दिखाया। तो जहाँ पर जैसी स्थिति हो वैसा डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिए 2 फोर्स मैंने लिखे। अब इसमें आपको चेक करके बताना है कि कौन सा कंजर्वेटिव है और कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है। तो मैंने पहले उसको देखा। इसमें डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई निकाला तो ये कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये 2y आएगा। वाई स्क्वायर का 2y हो गया। x को तो हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो कांस्टेंट का तो y के रिस्पेक्ट में 0 होता है। और मैंने डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स निकाला तो ये डेल ऑफ 2xy अपॉन डेल एक्स। तो इसमें 2y तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और x का क्या हो गया 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो ये दोनों पेयर आपस में बराबर हो गए, बिल्कुल हो गए। अच्छा x का z के साथ बताओ, x का z के साथ वो भी देखना पड़ेगा। हाँ भैया तीनों पेयर देखना पड़ेंगे। तो चूंकि इसमें z है ही नहीं, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है। जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पूरा कांस्टेंट आएगा। और इसी प्रकार से जब आप fz का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो fz 0 है तो ये भी 0 आएगा, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई हो गया। अच्छा y का z के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ पर कोई z है ही नहीं, 2xy कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये 0 हो गया। और z का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो चूँकि fz 0 है तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही आएगा, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई हो गया। इसलिए यस इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ऐसा हमारा जवाब आया। अब इसके बारे में बताओ। तो देखिए जब हमने fx का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा तो कितना आएगा, डेल डेल y ऑफ 3xyz। इसमें से y वेरिएबल है, x z और 3 ये तो कांस्टेंट है, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक है, जब मैंने fy का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा तो डेल डेल x ऑफ 4y स्क्वायर z, इसमें y का x के रिस्पेक्ट में ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। तो ये आपस में बराबर हैं क्या, नहीं, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है। ये वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो गया। इस तरीके से आपको तीनों पेयर निकाल कर चेक करना होगा कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो ये सबसे आसान तरीका होगा डिफरेंशिएट करके देखना। अब वर्क डन वगैरह निकालो, इन तरह के फोर्सेस का वर्क डन निकालना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए आप इस प्रोसीजर को फॉलो करिए। एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ये ऐसा एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है रेडियस r का, और इस पर एक चेन टॉप मोस्ट पॉइंट से शुरू करके यहाँ तक चेन का मास कितना है, m, और चूंकि ये रेडियस r है तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ पाई r बाई 2। आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ठीक है ना। इसकी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मानी है एट द लेवल ऑफ सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन।
तो भाई पहले ये ज़मीन पे पड़ी थी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अब उसको ऊपर इस प्रकार से हमने अरेंज कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि अपने को कुछ वर्डन करना पड़ा होगा अगेंस्ट ग्रेविटी विच इज़ स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। वर्डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिंक्स ऑफ चेन अपवर्ड है, तो वर्डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कुछ है इसकी, कितनी है तो वो कैसे करूं? अलग अलग लिंक की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी तो 0 ही है और इसकी तो मैक्सिमम ही है, ठीक है ना। तो मैंने इंटीग्रेशन करना सोचा, तो मैं यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला आर्क में जितना एक छोटा सा लिंक है उसके मास को मैंने dm कहा। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट हो जाएगी r sin थीटा, हो जाएगी। तो मैंने जो वर्डन किया उसको मारो गोली। हमारे पास फार्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय ग्रेविटी। एक्सटर्नल फोर्स के वर्डन को छोड़ो, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्डन को पकड़ो। तो इस dm को नीचे से ऊपर उठाने में कितना वर्डन किया होगा? तो dm इंटू जी, तो वर्टिकल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, और डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ नीचे से यहाँ, तो उसका कंपोनेंट अलोंग द फोर्स वर्टिकल लाइन में कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर ले गए कितना? r sin थीटा। और नेगेटिव क्यों लगाया आपने? क्योंकि cos पाई था ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फिर चूँकि ऊपर जा रहे हैं फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो माइनस साइन लगाया। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला मैंने। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? dm g r sin थीटा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई dm मास में। तो टोटल कितनी होगी? तो u इज इक्वल टू इंटीग्रल du फ्रॉम, नीचे से ऊपर ले गए इसको, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? तो सारी लिंक लेना हमको, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/2 तक। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले तो क्या थी, जब ये थीटा 0 था, यहाँ पर नीचे पड़ी हुई थी ना, तब पोटेंशियल एनर्जी थी 0, और अब पोटेंशियल एनर्जी हुई फाइनल u। dm कितना है? तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ कितनी होगी? r इंटू डी थीटा इंटू जी इंटू r sin थीटा, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। तो u कितना आया? तो देखो इस r से ये r कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, 2m अपॉन पाई, यहाँ का तो ये मामला हो गया। फिर आगे बढ़े तो gr अलग है, उसको भी ले लो बाहर। अंदर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस से अपन ने लिमिट इंटरचेंज कर दी, माइनस से अपन ने लिमिट इंटरचेंज कर दी, तो ये माइनस हटा और यहाँ 0 और यहाँ π/2 लिखा, तो ये आएगा 2mgr अपॉन पाई, और इन ब्रैकेट cos 0 माइनस cos 90। cos 0 1 होता है, cos 0 माइनस cos 90, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी आई? फाइनल वैल्यू आ रही है mg इंटू 2r अपॉन पाई, ऐसा।
तो आगे हम चलकर सेंटर ऑफ मास का चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि इस तरह का एक लाइन में मास अरेंज किया जाए, लीनियर मास हो, तो इस तरह के आर्क में सेंटर ऑफ मास इस चेन का यहाँ 2r/π हाइट पर आता है। तो mgh पूरे मास को पॉइंट मास के रूप में सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान लो। तो ये इस तरीके से आप ऐसे ही मिनटों में कैलकुलेट कर लेंगे जब आप सेंटर ऑफ मास समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। पर अभी मैंने पूरा सिस्टमेटिकली इसको जमा के दिखा दिया कि जब ये ग्राउंड पे थी तब पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ऊपर ले गए तब कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गई कितनी, mgh, और उसको इंटीग्रेट करा हर एक लिंक के लिए तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता पड़ गई। अब ये m जो लिखता हूँ ना मैं कैपिटल लिखूँ या स्मॉल लिखूँ, m तो m ही होता है, m मीन्स m। अगर मुझे कोई दूसरा m लिखना होगा ना तो मैं m0, m1, m2 ऐसा लिखूँगा, पर अगर मैंने m लिखा तो वो चाहे स्मॉल लिखूँ चाहे कैपिटल लिखूँ, थोड़ी देर आप ये बात समझ लो, मेरी आदत है। तो m मतलब m होता है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आप भी जब लिखते हो ना तो अगर स्मॉल m और कैपिटल M लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आखिरी तक जाते जाते आपको खुद ही पहचान में नहीं आता कि स्मॉल m है कि कैपिटल M है। इसलिए मैंने झंझट से मुक्ति पा ली कि अब मैं जब m लिखूंगा तो वो m का मतलब m ही होगा, भले वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो। अगर दो मेरे को क्वेश्चन में स्मॉल m और कैपिटल M दिए होंगे ना तो मैं एक को m0 कर दूंगा, एक को m रखूँगा, तो मेरे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा एट द एंड कि भाई m है कि m0 है। ऐसा आप भी करके देखना, फ़ायदा होगा आपको। तो ये इलस्ट्रेशन समझ में आया। अब देखिए रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। फोर्स दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन निकालो, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया है तो फोर्स निकालो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है फोर्स से तो उसके लिए फार्मूला है मेरे पास du इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स Fc.ds, ये फार्मूला है। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा A से B तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज UB माइनस UA मुझे पता पड़ जाएगा। ये पहला फार्मूला है। इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखना, माइनस फोर्स दिया होगा कुछ आपको Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, फिर डॉट लगाना, लिखना dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। मैं पूरा 3 डायमेंशन स्पेस में ही बात कर रहा हूँ। और a पर जो भी कोऑर्डिनेट हो x से y a z a, वहाँ से इंटीग्रेट करना xb yb zb तक। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा माइनस fx dx माइनस fy dy माइनस fz dz, कहाँ से कहाँ तक, xa से xb तक, ya से yb तक, za से zb तक। तो ये आपका आ जाएगा ub माइनस ua। ये कब, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम कर रहे हो, x y z कोऑर्डिनेट दिए गए हों। पर अगर मान लो पोलर कोऑर्डिनेट दिए हों तो मतलब r के टर्म्स में फोर्स डिफाइंड हो, तो दूसरा तरीका होगा कि du इज इक्वल टू माइनस f डॉट dr, और इसको इंटीग्रेट कर देना a से b तक। तो ये आ जाएगा ua और ये आ जाएगा ub। तो ub माइनस ua आपको पता पड़ जाएगा। तो जब आप इसको लिखोगे फोर्स को तो उसमें रेडियल वेक्टर को यूज़ करते हुए वो फोर्स लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसको ऑपरेट करना होगा। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अभी पहले मैं सिर्फ फार्मूले बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो अगर आपको फोर्स दिया हो और पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो ये दो फार्मूले हुए। इसके अपोजिट अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हो और फोर्स निकालना हो तो आप क्या करोगे? तो वो सिंपल ही था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मुझे फोर्स दिया हुआ है, नहीं फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला होगा, वो जो कंजर्वेटिव फोर्स आएगा उसको कंजर्वेटिव बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, वो फोर्स मतलब मान के चलेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये कार्टेशियन सिस्टम में माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप ऐसे निकाल लेंगे। और अगर वो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर के टर्म्स में दिया हो तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालेंगे? माइनस डी यू बाई डी आर माइनस डी यू बाई डी आर, अभी आपके लिए तो इतना ही काफ़ी, माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप। तो u का फंक्शन दिया हो एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो इसको यूज़ कर लेना, और r के फॉर्म में u दिया हो तो इसको यूज़ कर लेना। तो ये u से f निकालना, f से u निकालना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फॉर्मूले बनते हैं। तो इस पर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि साहब अर्थ से रेडियल डिस्टेंस, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस r पर अर्थ का मास कैपिटल M है और एक छोटा सा पार्टिकल है, इसका मास m0 है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर, ऐसा होता है, ठीक है। तो बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है सिस्टम की, इन दोनों मास सिस्टम की, फोर्स क्या है? फाइंड फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम? माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप से। अब बताओ जब आप डी यू बाई डी आर करोगे, डी यू बाई डी आर करोगे तो माइनस जी एम एम नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और हमें डिफरेंशिएट करना होगा आर रेस टू माइनस वन को आर के रिस्पेक्ट में, इजंट इट। तो ये क्या आएगा? माइनस वन आर रेस टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, कैसा? पॉजिटिव। ये डी यू बाई डी आर आया। तो फोर्स बताओ क्या आएगा? तो एक माइनस फिर आ जाएगा उसमें, तो फोर्स हो जाएगा माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और सही बात भी है, इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, वो न्यूटन लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, वो लगता है। और डायरेक्शन क्या होती है? तो वेक्टर आर की डायरेक्शन ये है, रेडियली अवे, तो आर कैप की डायरेक्शन भी ये होगी, आर कैप की भी डायरेक्शन ये होगी। तो फोर्स कैसा लग रहा है? अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा लग रहा है? अट्रैक्टिव। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको अपन एम जी लेके चले थे ना शुरुआत में। एक्चुअल वो जब आप ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अभी दोनों चीज़ जैसी बोलो वैसे ही अभी तो सब सही है, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी ग्रेविटेशन नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया कि U से F कैसे निकालते हैं। U आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना था फोर्स, तो आपने फोर्स फाइंड करा तो ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपसे कहा U इज इक्वल टू 2r क्यूब, ऐसा है, तो आपको फाइंड करना है फोर्स। तो क्या करोगे? ये क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन क्या करेंगे? तो हम फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप। तो बताओ डी यू बाई डी आर करोगे तो 6r स्क्वायर आएगा आर कैप, बस ये आंसर हो गया। अब देखो r इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तो मैं उल्टी बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए फोर्स दिया है -6r स्क्वायर आर कैप एंड पोटेंशियल एनर्जी एट r इक्वल टू 0 जो है वो 0 है,
तो आपको फाइंड करना है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर। आपने u से f निकाला ना, अब उल्टा f से u निकालना है। तो u निकालने का फॉर्मूला बोलो, du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ऐसा लिखेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। r इक्वल टू 0 पर ये 0 थी, r इक्वल टू r पर ये u है, तो ये हो जाएगा u माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलो, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है 6r स्क्वायर, dr का मैग्नीट्यूड क्या है dr, और उनके बीच में एंगल क्या है। तो देखो dr वेक्टर तो r कैप या वेक्टर r की डायरेक्शन में होता है और ये r कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस लगा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन माइनस r कैप या माइनस r वेक्टर पे है, और dr किधर होता है प्लस r कैप या प्लस r वेक्टर की डायरेक्शन में, तो cos पाई लग जाएगा यहाँ पर 0 से ये r। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos पाई बाहर आके प्लस बना देगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल 6r स्क्वायर dr फ्रॉम 0 टू r। अब r स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो r क्यूब बाई 3 आएगा, तो ये 2r क्यूब, ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो आप एक बात ध्यान रखना कि dr जो वेक्टर है ना, dr वेक्टर की डायरेक्शन r वेक्टर की डायरेक्शन, r कैप वेक्टर की डायरेक्शन ये सेम होती है। ये एक बात आपको वैसे तो पता थी, वेक्टर पढ़ा है आपने कि भाई ये वेक्टर r है, सोचो ना, तो r कैप भी इधर ही होगा और dr भी इधर ही होगा। dr मतलब डेल्टा r, r2 माइनस r1, तो इंक्रीजिंग r की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आपसे कहा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5y इस तरीके से डिफाइंड है जूल में। अब आपको फाइंड करना है फोर्स ऑफ दैट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो क्या करोगे, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का तो हो जाएगा 0, यहाँ से होगा माइनस 2x, तो ये माइनस लगा हुआ है, 5y का भी 0, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5y और tan का 0, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये प्लस 2x आ जाएगा। अच्छा, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इन दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो ये माइनस 5 आएगा, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या आंसर आया कि अगर ये जूल में दिया हुआ ऐसा वैसा यूनिट में है तो मैं लिख सकता हूँ 2x आई कैप प्लस 5 जे कैप इतने न्यूटन। अब इसका रिवर्स कि अगर फोर्स दिया हो और पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हो कहीं पर, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है x, y, z पर। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया कि फोर्स क्या है, यही जो अपन ने अभी निकाला 2x आई कैप प्लस 5 जे कैप न्यूटन, और पोटेंशियल एनर्जी एट 0, 0, कितनी है, मान लो कि 10 जूल। मान क्यों लो, अरे देखो ना यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लिखोगे तो u कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन कितनी मानी हमने, 10 जूल। अब आपको फाइंड करना है u एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z। क्या करें हम, तो लिखो du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस और फिर इंटीग्रेट करो, तो हम क्या लिखेंगे du इज इक्वल टू माइनस, अब इसको कैसे लिखना है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, यहाँ पर भी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब ये देखो ऐसा 2x आई कैप प्लस 5 जे कैप डॉट
डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी एस को ऐसा लिखा मैंने, तो डी यू कितना आया, डी यू आया -2x dx -5 dy। ठीक है, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करा कि साहब जब x इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 0 होता है, तो u इक्वल टू 10 होता है। तो बताओ जब x इक्वल टू x और y इक्वल टू y होगा तो पोटेंशियल एनर्जी u कितना होगा। तो मैं लिखूँगा u माइनस 10 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल करा तो क्या आएगा -x², इसका इंटीग्रल करा तो क्या आएगा -5y। तो u का एक्सप्रेशन क्या आया 10 - x² -5y, इतने जूल। आ गया ना वही। तो किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करके फोर्स निकालते हैं और इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कई बार तो 11वीं के बच्चे ये भूल जाते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है। तो आप समझ लो कि डिफ्रेंशिएट क्यों करना है, थोड़ा सा डायमेंशनली देखो। ये क्या होता है mL/T-2, पोटेंशियल एनर्जी क्या है जूल। जूल में अपन मीटर से डिवाइड करेंगे तब ना न्यूटन आएगा। तो U/x ऐसा लाना है, जूल अपॉन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन। और यहाँ देखो न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू जूल। तो ये बेसिक फार्मूला जो है U निकालने का और ये बेसिक फार्मूला जो है F निकालने का, इसका मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया। U से F, F से U कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बस आज इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू रखेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बात करेंगे। फिर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एंड लास्टली फिर हम पावर की बात करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।